आप लोग जब जदयू के साथ थे, सत्ता में थे, तो आप लोगों ने गांधी मैदान से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 लाख की जगह 10 लाख और कर दिया कि रोजगार देंगे। लेकिन क्या आप लोग अब महागठबंधन से कब पूछेंगे कि बिहार को रोजगार और युवा को रोजगार कब मिलेगा? शिक्षा को इग्नोर करके कोई राज्य, कोई देश विकसित नहीं हो सकता है। दिल्ली दंगों के लिए उन्होंने शाहीन बाग के धरने प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया था। तेजस्वी यादव जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा झंडा बरदार बनाते, जो सीए के आंदोलन के वक्त कहाँ गायब थे नहीं पता, वो आज न बिहार शरीफ गए हैं, न सासाराम गए हैं, न माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में गए हैं। ये माँ बहुत पवित्र माँ है। रमज़ान बहुत पवित्र है। हम लोग संयम बरते, मोहब्बत के साथ रहें, खुलूस के साथ रहें, क्योंकि बिहार की धरती सूफी संतों की भी धरती है। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं पटना में, और पटना में राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और हमारे साथ देख सकते हैं फैजल इमाम सर हैं, जो इस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो हम अपने चैनल में उनका स्वागत करेंगे। और बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जिस ढंग से घट रही है, और सभी पार्टी जो है कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक को जो है अपना वोट बैंक समझता है, और सभी पार्टी कुशवाहा वोट बैंक को जो है कहीं ना कहीं अपना जो है नेता उतार रही है। तो मैं जानना चाहूँगा फैजल इमाम सर से कि सर ये क्या मतलब, इसको क्या सोचा जाए, और उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी बड़ी ताकत से बिहार में जनता को और कुशवाहा समाज को नेतृत्व कर पाएंगे? देखिए, एक तो ये है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल सिर्फ कुशवाहा समाज की पार्टी नहीं है, ये पूरे बिहार की पार्टी है, बिहार के एक एक आवाम की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा जरूर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमने अपनी ताकत की जहाँ तक बात है, तो ताकत हमने 2020 के चुनाव में, जब तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी हमारी, तब भी दिखाया था। और हमने एनडीए को भी परेशान किया था। शाहबाद पहले चरण के चुनाव में शाहबाद मगध रेंज से एनडीए का नामो निशान खत्म हो गया था। और फिर हमने महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ी की थी। हम तीसरी ताकत के तौर पर उभरे थे, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा सर्वमान नेता, कुशवाहा के सर्वमान नेता के तौर पर सामने आए थे। ये सही है कि हमें सीट तब नहीं मिली थी, लेकिन हमारे गठबंधन के वो नेता थे, उस गठबंधन के नेता थे जिसने माननीय उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। इसमें बसपा थी, AIM थी, और भी 3 छोटे दल थे। उसने माननीय उपेंद्र कुशवाहा को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। इससे समझा जा सकता है कि उनका कद क्या है, उनकी पहचान क्या है, लोगों में उनकी पैठ क्या है। बाकी ठीक है, कुशवाहा की राजनीति अगर लोग कर रहे हैं तो उनका काम है। हमारी पार्टी, हमारे दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ कुशवाहा की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तमाम लोगों की राजनीति, हम लघु समाज की कर रहे हैं, अति पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित, महादलित, अक़लियत और सवर्ण समाज की। हमारे लिए सारा बिहार, हम सारे बिहार की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही सर, पूरे बिहार की जनता जो है कुशवाहा जी को एक आने वाले समय में जो 2024 का जो चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं गेम चेंजर मान रहे हैं। तो क्या इसका क्षति जो है जदयू को ही हो सकता है या महागठबंधन को होगा? इस पे सर क्या कहना है? हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्षति किसको होगा। हम ये कह रहे हैं कि हम एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहे हैं। हम राष्ट्रीय लोक जनता दल और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज एक ऐसी ताकत है कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक उन्हीं की चर्चा हो रही, चाहे वो बिहार हो या बिहार के बाहर हो। माननीय उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही, इसलिए क्षति किसकी होगा ये पता नहीं है। हम बिहार को एक नया नेतृत्व देंगे। वो नया नेतृत्व माननीय उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में बिहार के विकास के लिए अग्रसर रहेगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा कहते थे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा उनका बड़ा बड़ा आंदोलन भी हुआ करता था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा काम करना है। और आज की जो स्थिति है, बिहार की शिक्षा बहाली की स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, उस पर तो सर बिहार कहीं ना कहीं जो है एक पिछड़ा हुआ स्थिति में गिनती होता है। तो क्या आपके नेतृत्व और आने वाले समय में जो है बिहार को कहीं ना कहीं एक नई दिशा और गति मिल सकता है? निश्चित तौर पर जिस विकास की बात की, इसमें शिक्षा हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य और दूसरी चीज़ें भी है, लेकिन शिक्षा हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। तो अगर शिक्षित लोग रहेंगे वही तभी विकसित बिहार बनेगा। शिक्षा को इग्नोर करके कोई राज्य, कोई देश विकसित नहीं हो सकता है। तो शिक्षा हमारी प्राथमिकता तब भी थी जब हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ थे, और आज जब राष्ट्रीय लोक जनता दल में हैं तो भी शिक्षा हमारी प्राथमिकता
में सबसे ऊपर। साथ ही सर जदयू का जो एक बयान चल रहा है, ललन सिंह का बयान था कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे इसलिए अलग हुए कि वो भाजपा में जाएंगे और इस वजह से Z+ की सिक्योरिटी भी मिल गई। तो उसके लिए सर पब्लिक भी कई बार हम लोग को कमेंट्स में लिखती रहती है कि ऐसा क्या है जो Z+ की सिक्योरिटी उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से अलग होते ही मिल गया। तो इसके लिए सर क्या कहना है? एक बहुत अच्छा शेर है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। माननीय ललन सिंह जी ये बात भाजपा को लेकर कह रहे हैं तो मुझे सचमुच हंसी आती है। वो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनको बहुत से कोई आज वो सेकुलरिज्म का लंबरदार बन रहे हैं, पिछड़ों के बहुत मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो और उनकी पार्टी जदयू। लेकिन याद कीजिए जब CA बना, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब बना और जब बिल लाया गया था तो संसद में माननीय ललन सिंह का भाषण क्या था उसको याद कीजिए। दिल्ली दंगों के लिए उन्होंने शाहीन बाग के धरने प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया था। वो आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तब ये नहीं जान रहे थे कि CA जैसा कानून अगर देश में लागू हो गया उससे नुकसान सिर्फ अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का नहीं होगा, पिछड़े अति पिछड़े दलित, महादलित और खुर्स तबके का होगा जो बहुत शोषित है, क्योंकि कागज़ उसके पास भी नहीं है। आज कागज़ दिखाने की बात की जा रही थी। ललन सिंह ने उस वक्त जब भाषण दिया था और जब वो भाजपा के साथ थे, गलबहियाँ कर रहे थे और भाजपा की कसीदा खानी कर रहे थे, अपने उन भाषणों को उन्हें याद करना चाहिए। उस वक्त वो क्या बोल रहे थे और आज कहाँ खड़े हैं। आज तो उनके पास खाली डब्बा है, वो खाली डब्बा ज़्यादा शोर करता है तो वो ज़्यादा शोर करने वाले नेता हैं। और पावन रमजान का वक्त है तो पूरे बिहार वासी, पूरे देशवासी के लिए फैजल इमाम राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के लिए? नहीं, पर्व के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी एक सियासी इफ्तार का पूरे प्रदेश में माहौल है। हर पार्टियां इफ्तार कर रही हैं और विडम्बना और दुख की बात ये पीड़ा है उसके हमें इस बिहार में, बिहार शरीफ और सासाराम में दंगे हुए, लोगों के घर उजाड़े गए। ऐसे वक्त में सरकार जश्न मना रही है, जबकि लोगों के आंखों से आंसू पोंछने की ज़रूरत थी। हमारे अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है, जो उन्होंने कहा है कि पवित्र माह रमज़ान के मौके पर इफ्तार के दावतों का सिलसिला है। मुझे भी बहुत सारी जगह से दावत का न्योता मिला है और मिल रहा है, लेकिन अभी के हालात में जो है उसमें जश्न से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के दिलों पर मरहम लगाया जाए, रोज़ेदारों को सहूलियत मुहैया की जाए। तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो लोग सेकुलरिज्म के चैम्पियन हैं, तेजस्वी यादव, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा झंडा बरदार बनाते, जो CA के आंदोलन के वक्त कहाँ गायब थे नहीं पता, वो आज न बिहार शरीफ गए हैं, न सासाराम गए हैं, न माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में गए हैं। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि आज जब लोग घरों में परेशान हाल है, लोगों के घर जल गए हैं, लोगों के आंखों में आंसू हैं, और आप दावत इफ्तार करके उनके जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय उन्हें और खुरच रहे हैं, उन पे टीस पैदा कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि हम राष्ट्रीय लोक जनता दल ने ऐसे किसी भी दावत का एहतमाम नहीं करने का फैसला कर रहे हैं, और हम तमाम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के फैसले का स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ ये अपील करते हैं बिहार के तमाम लोगों से कि माह बहुत पवित्र माह है, रमज़ान बहुत पवित्र है, हम लोग संयम बरतें, मोहब्बत के साथ रहें, खुलूस के साथ रहें। जिन्होंने बराबर देश को मोहब्बत का पैगाम दिया, हम नफ़रत करके, कुछ लोग नफ़रत करके बिहार की फ़िज़ा को जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दें, मोहब्बत के साथ रहें, मोहब्बत अपनाएं, मोहब्बत लुटाएं। साथ ही सर एक लास्ट सवाल है हमारा, आप लोग जब जदयू के साथ थे, सत्ता में थे, तो आप लोगों ने गांधी मैदान से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 लाख की जगह 10 लाख और कर दिया कि रोजगार देंगे, लेकिन क्या आप लोग अब महागठबंधन से कब पूछेंगे कि बिहार को रोजगार और युवा को रोजगार कब मिलेगा? इस पे जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम लोग कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है सर। ये सवाल मुझे लगता है कि विपक्ष से ज़्यादा आपको सत्ता पक्ष से करना चाहिए। जाहिर है कि सवाल को उठेंगे, हम लोग तो इन सवालों को लेके विरासत बचाओ नमन यात्रा में हमने इन तमाम सवालों को एड्रेस किया है। बेरोजगारी, बेकारी,
शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे ही तो बात कर रहे हैं। और बिना इनके जब तक रोज़गार नहीं युवाओं को मिलेगा तब तक कोई शिक्षा और रोज़गार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि रोज़गार का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और बिहार में जितनी बड़ी तादाद में पलायन होता है रोज़गार के सवाल पे, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों किस तरह से माहौल को शांत करने के लिए बिहार से बाहर के लोग गए थे और दूसरे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की गई। इसकी बड़ी वजह भी ये है कि लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। अपने घर में नौकरी नहीं मिल रही इसलिए जाते हैं। महागठबंधन की जो सरकार जिसने 20 लाख रोज़गार देने का वादा किया, अभी तक तो लगता है कि वो टाइटन फिश है, सिर्फ पूरा दावा पूरा वादा। तो आप देख सकते हैं तमाम मुद्दों को जो है फैजल इमाम सर जो है रख रहे थे और वो बता रहे थे कि बिहार में जो है क्या चल रहा है, कैसी राजनीति होनी चाहिए, इनके पार्टी का जो स्टैंड है वो किस किस मुद्दों पे भविष्य में आपको दिखने को मिलेगा। और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे जैसे मीडिया जो है इस पॉइंट के लिए सर से हम बराबर मिलते रहेंगे और बिहार में जो है शिक्षा सुचारू रूप से चले, स्कूल व्यवस्थित रूप से चले, उसके लिए हमेशा हम लोग भी प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।